हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज का हमारा साइंस का नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है मोशन। ठीक है, मोशन यानी गति। मोशन में जो हमें टॉपिक दिए गए हैं वो है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड ग्राफ्स ऑफ मोशन। ठीक है, मोशन ये हमें सिलेबस में दिया है। 9th क्लास की एनसीईआरटी का टॉपिक है ये मोशन। ठीक है, चैप्टर 8। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है इसलिए थोड़ा ऐसे ही हो रहा है। ठीक है, तो देखो मोशन, सबसे पहले हमें मोशन के बारे में जानना है कि मोशन होता क्या है। ठीक है, मोशन यानी गति। ठीक है, मोशन। अब देखो कोई भी चीज़ गति में कब होती है? कोई भी चीज़ जब अपनी जगह पर ही, मान लो अपनी जगह से जो है किसी दूसरी जगह पे मूव करे तो वही तो गति होती है हमारी। ठीक है, यानी एक जगह से दूसरी जगह पे, या फिर कोई भी चीज़ जो जब वो मोशन में होती है तो कुछ ना कुछ गति करती है, कुछ ना कुछ वो बिहेव करती है। ठीक है, जैसे मान लो मैं एग्जांपल दूं कि कोई जो है कोई चीज़ सेम जगह पे रहती है, यहाँ पे मैंने ये चीज़ रखी और यहीं पे रहेगी पड़ी हुई। ठीक है, तो क्या इसमें मोशन है? तो इसमें मोशन नहीं है। ठीक है, लेकिन जैसे ही अगर इसकी पोजीशन, इस चीज़ को जो है यहाँ, ये चीज़ यहाँ से उठा के यहाँ रख दी तो इसकी पोजीशन चेंज हुई, पोजीशन चेंज हुई। तो जब भी किसी चीज़ की पोजीशन चेंज होती है तो वो हमारी मोशन में आ जाती है। इसका मतलब ये थिंग क्या होगी? मोशन में आ गई। इसकी पोजीशन चेंज हुई तो ये मोशन में आ गई। जैसे एग्जाम्पल मान लो फैन है, फैन मान लो पंखा है। ठीक है, स्टैंडिंग फैन। ठीक है, स्टैंडिंग फैन है, वो ऑफ है। ठीक है, ऑफ है तो क्या वो मोशन में है? जब वो ऑफ है, बिल्कुल स्थिर अवस्था में, तो वो किस में होगा? नो मोशन। ठीक है, जैसे ही पंखा जो है ऑन होगा, ठीक है, पंखा जो है ऑन होगा तो वो क्या करेगा? गति करेगा। इसका मतलब वो किस में आ जाएगा? मोशन में आ जाएगा। तो आपने एक चीज़ याद रखनी है कि गति का अर्थ ही क्या है। गति यानी मोशन का अर्थ ही क्या है? गति, स्पीड, मतलब मोशन का अर्थ ही क्या है कि जब भी कोई चीज़ जो है अपनी पोजीशन से दूसरे अपनी पोजीशन चेंज करती है तो वो चीज़ जो है मोशन में आ जाती है। ठीक है, तो यही चीज़ है कि जैसे क्या बोल, इसमें एक रेफरेंस पॉइंट लिया जाता है। रेफरेंस पॉइंट से ही हम जो है बता सकते हैं कि कोई चीज़ मूव हुई है या नहीं। उसके लिए रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं। देखो मोशन की बात की है तो अ पार्टिकल इज द पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट विच हैज मास बट नेग्लिजिबल साइज। देखो पार्टिकल मैंने आपको बताया था कि एक पार्टिकल, कण जो होता है वो बहुत ही छोटा सा पार्टिकल, जो बहुत ही छोटी अवस्था होती है। ठीक है, जिसको हम जो है नेग्लिजिबल मानते हैं, उसके साइज को हम नेग्लिजिबल। देखो मैंने आपको बोला था कि जैसे एक चौक के आप टुकड़े करोगे, टुकड़े के टुकड़े करोगे, उसके टुकड़े करोगे, बिल्कुल बारीक टुकड़े करोगे। एक ऐसा एक टाइम पे ऐसा हो, बिल्कुल बारीक टुकड़ा मिलेगा जो जिसको हम माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख पाते। ठीक है, तो उसको हम कण, एक ऐसा पिंड है जिसका द्रव्यमान होता है। देखो द्रव्यमान तो होता है, उसका मास तो होगा, लेकिन कैसा होगा? बहुत छोटा माना जाता है, उसको हम नेग्लेजिबल मानते हैं, नेग्लेजिबल साइज का मानते हैं। ठीक है, तो पार्टिकल की बात होगी। द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स लोकेशन विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, अब किसी भी संदर्भ बिंदु के सापेक्ष वस्तु का स्थान उसकी स्थिति कहलाता है। ठीक है, अब संदर्भ बिंदु होता है हमारा कोई भी रेफरेंस पॉइंट आप मान लोगे। ठीक है, यानी रेफरेंस पॉइंट की आवश्यकता क्यों पड़ती है? देखो रेफरेंस पॉइंट के मतलब बिना रेफरेंस पॉइंट के हम जो है कभी भी जो है नहीं बता सकते कि कोई चीज़ मूव हुई है या नहीं है। जैसे मान लो एक स्कूल के पास जो एक ट्री है, ठीक है, मतलब एक पेड़ है स्कूल के गेट के पास, तो स्कूल गेट क्या हो गया? हमारा रेफरेंस पॉइंट हो गया। ठीक है, कि स्कूल गेट के पास एक पेड़ है। ठीक है, तभी तुम उसका रेफरेंस बता पाएंगे कि उसके पास वो चीज़, तो इसलिए एक रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत होती है। किसके लिए? मोशन बताने के लिए एक रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब इसमें जो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम बात करेंगे, बट मोशन हमें पता होना चाहिए कि मोशन अगर आपने बताना है, किसी स्थिति, किसी भी वस्तु का स्थान, उसकी स्थिति बतानी है तो उसके लिए किसकी आवश्यकता होती है? रेफरेंस पॉइंट की। ठीक है, मोशन अकर्स व्हेन, मोशन कब होता है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन, यानी जब भी कोई वस्तु जो है अपने स्थान से दूसरी स्थान में जो अपनी जो पोजीशन चेंज करती है, अपनी स्थिति बदलती है, तो उसी को क्या बोलते हैं? गति बोलते हैं। ठीक है, जब भी ऑब्जेक्ट चेंज होगा अपनी पोजीशन से विद टाइम, किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में, जब भी कोई समय के साथ, ठीक है,
समय के साथ अपनी स्थिति बदलती है। तो ये डेफिनेशन में आपने याद रखना है कि मोशन तब होता है जब भी कोई वस्तु जो है समय के साथ जो अपनी पोजीशन चेंज करती है। ठीक है, नेक्स्ट, बोथ डिस्टेंस एंड टाइम आर रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब मोशन। देखो, गति को समझाने के लिए, मोशन को समझाने के लिए हमें टाइम और डिस्टेंस, डिस्टेंस माने दूरी और टाइम माने समय, ठीक है, यानी दूरी और समय दोनों ही आवश्यक है। बिना डिस्टेंस और बिना टाइम के हम जो है नहीं बता सकते कि कोई चीज़ जो है कितना मूव हुई है, कितना वो मोशन में रही है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें समटाइम्स मोशन इज नोन इवन इफ इट इज़ नॉट डायरेक्टली सीन। कई बार गति दिखाई नहीं देती लेकिन उसका पता फिर भी चल जाता है। जैसे आपने देखा होगा, हैवी ट्रक अगर रोड पे जा रहा है, आपने नहीं भी देखा है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि एक ट्रक जो है इधर से गुजरा है। ठीक है, तो कई बार गति दिखाई नहीं देती, मोशन हमें पता नहीं चलता है, बट फिर भी जो है उसका पता चल जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल मान लो मूविंग मेल ट्रक, चलता हुआ डाक वाहन। ठीक है, अब नेक्स्ट आएगा इसमें रिलेटिव मोशन। ठीक है, अब रिलेटिव मोशन की बात करते हैं तो रिलेटिव मोशन हमें क्या बताता है, सापेक्ष गति जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, रिलेटिव मोशन आप इसमें भी, मैथ में भी हम पढ़ते हैं ये सब। तो देखो, रिलेटिव स्पीड पढ़ते हैं हम, रिलेटिव मोशन जो होता है व्हेन टू ऑब्जेक्ट आर मूविंग विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। जब भी दो ऑब्जेक्ट जो है एक दूसरे के सापेक्ष गति करते हैं। ठीक है, जैसे हम बैठते हैं ना, सब मान लो बस में बैठे या ट्रेन में बैठे। ठीक है, जब हम मूव कर रहे होते हैं, मान लो ये बस या ट्रेन इस साइड को जा रही है, जब हम चलते हैं तो जो यहाँ पे पेड़ जो खड़े होंगे पेड़, तो हमें लगता है कि वो इस डायरेक्शन में इधर को पीछे की तरह मूव कर रहे हैं, लगता है ना। तो उसी को हम सापेक्ष गति बोलते हैं। जब दो वस्तुएं एक दूसरे के सापेक्ष गति करती है तो उसे सापेक्ष गति कहा जाता है। ठीक है, जैसे इसमें एग्जांपल हो गया, अ पर्सन सिटिंग इन अ मूविंग ट्रेन। ठीक है, आप ट्रेन में बैठे हो और ट्रेन जो है मूव कर रही है, तो ऑब्जर्व करते हो आप ट्रीज मूविंग बैकवर्ड, की चलती ट्रेन में बैठा व्यक्ति क्या ऑब्जर्व करता है कि पेड़ों को पीछे की ओर चलता हुआ देखता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव मोशन। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे अब हम, जो हमें सिलेबस में दिया गया डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्टेंस से स्टार्ट किया कि डिस्टेंस क्या होता है हमारा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। ठीक है, तो देखो डिस्टेंस सबको पता, हम क्या पढ़ते हैं डिस्टेंस में, देखो आप स्पीड पढ़ते हो तो हम पढ़ते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम पढ़ते हैं। तो उसी तरह हमारा डिस्टेंस क्या होता है, हो जाता है स्पीड इनटू टाइम। मैथ में यही पढ़ते हैं हम कि स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम हमारा क्या हो जाता है, डिस्टेंस हो जाता है। कि जितनी हमारी स्पीड है और जितना उस स्पीड को जो हमारे उसमें हम टाइम ले रहे हैं, तो वही तुम्हारा डिस्टेंस कहलाता है। ये तो होगी मैथमेटिकल परिभाषा। ठीक है, मैथमेटिकल में हम क्या पढ़ते हैं, स्पीड हमेशा मान होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस हो जाता है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, ये इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई। तो हमारा डिस्टेंस तब कब हमें पता चलता है कि जो हमारी स्पीड है, मान लो मैं 5 किलोमीटर प्रति जो है किलोमीटर तो गई 5 किलोमीटर जो मैं प्रति आवर की जो स्पीड से जाती हूँ। ठीक है, तो देखो टाइम मैं कितना ले रही हूँ, यहाँ पे 1 घंटा ले रही हूँ 5 किलोमीटर के लिए, तो वही मेरा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 5 इंटू 1 में उसमें क्या लगा रही हूँ, टाइम लगा रही हूँ 1 आवर का। ठीक है, तो ये हमारा डिस्टेंस बताया था। तो डिस्टेंस को हम जो है साइंस की परिभाषा में देखें तो डिस्टेंस क्या होगा कि डिस्टेंस इज द टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, कि दूरी क्या है, वस्तु द्वारा तय किए गए कुल मार्ग की लंबाई होती है। कि जितना आपने जो है कुल मार्ग जो है, जैसे मान लो मैं यहाँ अपने घर से निकली, फिर मैं यहाँ से गई, फिर मैं यहाँ किसी क्या बोलते एक स्कूल मैं स्कूल पहुँची, यहाँ से मेरे को वापस आना था तो मैं यहाँ पे एक किसी अपने रिलेटिव के घर में चली गई, फिर मैं यहाँ से वापस घर आई, तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जितना मैंने डिस्टेंस कवर किया है वो ही हमारा क्या कहलाता है, जो टोटल लेंथ मैंने कवर की वही मेरी दूरी कहलाएगी। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, दूरी बोलते हैं। मतलब दूरी क्या है, एक कुल रास्ता जिसको हम बोलते हैं कुल रास्ता, कुल रास्ता। ठीक है, जो वस्तु तय करती, जो जिसे तय किया गया हो। ठीक है, जिसे तय किया गया हो, ये हम बोल सकते हैं कि डिस्टेंस क्या है हमारा। दूरी देखो डिस्टेंस हमारा जो है डिपेंड्स करता है एक्चुअल पाथ पे, किस पे डिपेंड करती है, डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन एक्चुअल पाथ। जो हमारा एक्चुअल पाथ होता है तो जो दूरी जो है हमारा जो एक्चुअल जो रास्ता होता है उस पर निर्भर करती है। देखो डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन नहीं होती, ये नहीं होता डिस्टेंस में जो है जरूरत, नो डायरेक्शन, ये याद रखना, जिसमें डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, दिशा में दूरी में दिशा नहीं होती है। ठीक है, जैसे इसमें एग्जांपल ले लेंगे हम, पहले इसको, डिस्टेंस हैज़ मैग्नीट्यूड ओनली, डिस्टेंस में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। और आपने देखा होगा जो हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है उसमें हमें मैग्नीट्यूड भी होता है,
जो वेक्टर मैग्नीट्यूड भी होता है और उसमें जो है डायरेक्शन भी होती है, बट इसमें ओनली ऑन मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, नो डायरेक्शन, ठीक है। इसमें डायरेक्शन नहीं होती, दूरी में केवल क्या होता है, परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है आपने। जैसे एग्जाम्पल मान लेते हैं हम, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, इसमें नहीं लिया गया है, तो एग्जाम्पल मान लो कि मैंने जो है मैं 10 मीटर जो है 10 मीटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही हूँ, फॉरवर्ड आगे की तरफ मैं 10 मीटर जा रही हूँ, ठीक है। और फिर मैं 10 मीटर जो है वापस आ रही हूँ बैकवर्ड, ठीक है, बैकवर्ड आ रही, तो टोटल डिस्टेंस मैंने कितना किया, 10 मीटर मैं गई, ठीक है, 10, और फिर मैं 10 मीटर वापस आई, तो टोटल डिस्टेंस मैंने कितना कवर किया, टोटल लेंथ कितनी कवर की, 20 मीटर। 10 मीटर गई, 10 मीटर वापस, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो मेरा, टोटल दूरी हुई 20 मीटर की, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस की, जितना भी हमने जो है क्या बोलते हैं, लेंथ यानी कवर की है, तय की गई है, उसी को मैं क्या बोलूँगी, दूरी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इन अ गिवन डायरेक्शन। कि विस्थापन जो प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की सबसे कम दूरी है। यानी क्या समझे कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है, जब भी किसी वस्तु की जो जो प्रारंभिक अवस्था होती है, प्रारंभिक अवस्था यानी जिसको हम इनिशियल स्टेज बोलते हैं, यानी इनिशियल स्टेज जो आती है हमारी प्रारंभिक अवस्था, और जो हमारी फाइनल जो हमारा फाइनल डेस्टिनेशन होता है, जो फाइनल जो हमारा क्या होगा, पॉइंट होगा, तो उसके बीच की जो है न्यूनतम दूरी बोला मैंने, ठीक है। उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्ले। जैसे मान लो मैं यहाँ से निकली, फिर मैं यहाँ गई, फिर मैं यहाँ गई, फिर मैं यहाँ गई, फिर मैं यहाँ तक गई, ठीक है। तो अब देखो शॉर्टेस्ट बोलता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारा इसके बीच का सबसे कम दूरी। तो देखो ये इसमें काउंट नहीं होगा कि मैं यहाँ से यहाँ गई, यहाँ से यहाँ गई, कि ये डिस्टेंस मान लो ये 10 मीटर था, ये 10 मीटर था, ये 10 मीटर था, फिर ये 10 मीटर था, ठीक है। तो ऐसे नहीं होगा 10, 20, 30, 40, यानी डिस्प्लेसमेंट क्या बोलता है, जो यहाँ से इनिशियल पॉइंट से और फाइनल पॉइंट में ये न्यूनतम दूरी, ये वाला रास्ता, ये काउंट करेगा, ये वाला 10, ये 10, ये तो टोटल कितना आएगा, 20 मीटर, ठीक है। समझ गए, इनिशियल पॉइंट से फाइनल डेस्टिनेशन तक जो है हमारा जो है स्ट्रेट जो लाइन बता रही है हमें, कि जो न्यूनतम दूरी ये बताता है, ठीक है। उसी को हम क्या बोलते हैं, विस्थापन बोला जाता है, ठीक है। समझ गए होंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क है। एग्जाम्पल ले लो, 1 कंप्लीट राउंड ऑफ अ सर्क्यूलर ट्रैक, ठीक है, डिस्टेंस इज नॉट जीरो बट डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। देखो एक वृत्ताकार पथ में अगर जो है, एक वृत्ताकार यानी एक सर्कुलर ट्रैक का एक चक्कर लगाने पर जो है डिस्टेंस, देखो दूरी जो होती है हमारी, डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस जीरो नहीं होता है, ये चीज़ याद रखनी है। बट जो डिस्प्लेसमेंट है हमारा, डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है आपने, जो वृत्ताकार पथ में एक चक्कर लगाने पर डिस्टेंस जीरो नहीं होगा कभी भी, बट डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो हो सकता है, ठीक है। ये इनमें मेन डिफरेंस है, ठीक है। एग्जाम्पल इसमें भी नहीं दिया है, ठीक है। एग्जाम्पल वैसे मैंने दे ही दिया आपको, जैसे मान लो कि ये 10 मीटर मैं फॉरवर्ड जा रही हूँ, फॉरवर्ड गई, ठीक है, 10 मीटर जो है मैं बैकवर्ड आ रही हूँ, ठीक है। तो फाइनल पोजीशन जो है, फाइनल पोजीशन और किसके इक्वल होगी, हमारी स्टार्टिंग पॉइंट के। यहाँ से मैं गई, यहाँ से गई, वापस यहाँ पे आ गई, तो फाइनल पोजीशन किसके इक्वल होती है हमारी, फाइनल पोजीशन इक्वल्स टू स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। जब हमारी फाइनल पोजीशन इक्वल टू स्टार्टिंग पॉइंट, इसीलिए हम डिस्प्लेसमेंट को क्या बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट में भी जीरो, विस्थापन जो है जीरो हो सकता है, ठीक है। यानी डिस्टेंस जीरो नहीं होती है, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है, डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो बट डिस्प्लेसमेंट में भी जीरो। नेक्स्ट बात करेंगे स्पीड की, यानी चाल की। अब स्पीड क्या होती है हमारी, चाल आपने देखो मैंने आपको बताया था, स्पीड होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम, कि जितना आपने डिस्टेंस कवर किया और जितने टाइम में कवर किया, तो उसको जो है उस टाइम से क्या कर देते हैं, हम डिवाइड कर देते हैं। तो स्पीड, देखो स्पीड हमें क्या बताती, चाल हमें क्या बताती कि वस्तु कितनी तेज़ी से चल रही है। जैसे मैं चल रही हूँ, अगर मैं दौड़ के जा रही हूँ, तो वो मेरी स्पीड मेरे को बताएगी कि मैं कितना तेज़ जा रही हूँ, कितना स्पीड में मैं चली हूँ, तो वही स्पीड बताए। स्पीड इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। यही बात की हमने कि चाल प्रति समय तक की गई दूरी है,
स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अगर यहाँ डिस्टेंस ये टाइम है तो इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाती है हमारी, मीटर पर सेकंड, ठीक है। डिस्टेंस हमारी मीटर में हो सकती है, टाइम हमारा टाइम में हो सकता है, डिस्टेंस किलोमीटर में हो सकता है, टाइम हमारा टाइम ही रहेगा, ठीक है। टाइम हमारा आवर में हो सकता है तो किलोमीटर पर आवर हो सकता है, ठीक है। पर हम इसको किस में कन्वर्ट करते हैं, मीटर पर सेकंड में, ठीक है। तो ऐसा यूनिट पूछी जाए तो मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर भी हो सकती है। तो स्पीड होता हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। दे दिया यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल इक्वल टू दूरी बटा समय, ठीक है। तो ये हमारा, अब अगर मेरे को ये बताना पड़े कि अधिक स्पीड कब रही है, देखो ग्रेटर स्पीड कब रहती है हमारी, अधिक स्पीड कब रहेगी, चाल अधिक कब रहेगी, जब मैं ज़्यादा डिस्टेंस कवर करूँगी, मोर डिस्टेंस डिवाइडेड बाय कम समय में, ठीक है, लेस टाइम में। अब देखो अगर मैं मेरी स्पीड कितनी है, मैंने जो है 10 मीटर का रास्ता तय किया, मतलब 100 मीटर, मान लो 100 मीटर का रास्ता तय किया, कितने 100 मीटर का रास्ता मैंने तय किया कितने, 10 सेकंड में, ठीक है। और फिर मैंने जो है 50 मीटर का रास्ता तय किया कितने में, 5 सेकंड में, ठीक है। तो स्पीड कितनी आ जाएगी मेरी, स्पीड आ जाएगी 50/5, यानी कितनी है 10 मीटर पर सेकंड की मेरी स्पीड। और यहाँ पे कितनी आएगी 100/10, तो ये भी 10 मीटर पर सेकंड की आ रही। अब देखो यहाँ पे मैंने कम डिस्टेंस तय किया बट टाइम भी तो कम लगाया है, यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा था, टाइम क्या था, ज़्यादा था। बट ग्रेटर स्पीड हमारी क्या बताएगी, अगर मैं ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रही हूँ कम टाइम में, ठीक है, तो वो होगा हमारा क्या होगा, अधिक चाल वो बताता है, ठीक है। जैसे और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसमें एक आधा, जैसे कि सॉरी, एक कार मान लो कि मूव करती हो 60 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। 1 घंटा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वो जाती है, ए कार है कोई, ठीक है। और बी कार की स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर ही वो जा रही है 2 आवर की स्पीड से, ठीक है। 2 घंटे लगा रही है किलोमीटर को, जो है 2 आवर लगा रही है, और ये 60 किलोमीटर में 1 घंटा लगा रही है, ठीक है। तो किसकी स्पीड फास्ट है, तो स्पीड किसकी फास्ट होगी, तो ए की अगर हम स्पीड निकालेंगे 60/1 आवर, ठीक है। तो इसकी कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है इसकी, ठीक है। अगर मैं बी की बात करूँ तो 60/2 यानी 30, तो इसकी स्पीड कितनी है 30 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड किसकी ज़्यादा है, वो है ए की स्पीड ज़्यादा। देखो क्या डिस्टेंस सेम था, इसने ट्रैवल किया 10 किलोमीटर, इसको लिख लो 10 किलोमीटर, इसका डिस्टेंस ट्रैवल किया, इसने भी 60 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, इसने भी 60 किलोमीटर, बट ये 1 घंटा लगा रही थी, ये 2 घंटा। देखो ये टाइम कम लगा रही है, तो इसका मतलब इसकी स्पीड भी क्या होगी, ज़्यादा। ये टाइम ज़्यादा लगा रही है तो इसकी स्पीड कैसी हो जाएगी, कम। स्पीड हमारी कैलकुलेट करते हैं हम डिस्टेंस अपॉन टाइम, जितना डिस्टेंस है उसको टाइम से डिवाइड कर दो। बट ये शर्त ही होती है, अगर यहाँ स्पीड हमें किलोमीटर में दी है तो टाइम हमारा आवर में होना चाहिए, अगर स्पीड हमें मीटर में दी है तो टाइम हमारा सेकंड में होना चाहिए। अगर मान लो स्पीड मेरे को दे दी मीटर में और टाइम दे दिया आवर में, तो मैं आवर को किस में कन्वर्ट कर दूंगी, उसको सेकंड में कन्वर्ट कर दूंगी, या फिर स्पीड को मैं किस में कन्वर्ट कर दूंगी, मीटर में कन्वर्ट कर दूंगी डिस्टेंस को, ठीक है। ये कन्वर्जन होता है इसका। देन एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज, एसआई यूनिट स्पीड की एसआई यूनिट क्या रहेगी, मीटर पर सेकंड, ठीक है। यही बात की थी हम, मीटर पर सेकंड। चाल की एसआई इकाई मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ स्पीड की, ठीक है। टाइप्स ऑफ स्पीड, सबसे पहले बात करते हैं कांस्टेंट स्पीड की। कांस्टेंट स्पीड यानी हमारी नियत चाल। व्हेन स्पीड डज नॉट चेंज विद टाइम इट इज़ कॉल्ड कांस्टेंट स्पीड। जब हमारी चाल जो है समय के साथ नहीं बदलती, देखो समय के साथ भी चाल में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, स्पीड क्या है, कांस्टेंट स्पीड हमारी रहती है। जैसे एग्जांपल इसमें ले लेते हैं, कार मूविंग विद क्रूज कंट्रोल। जब भी क्रूज कंट्रोल पर कार चलती है तो उसमें जो है कोई चेंज नहीं आता, स्पीड कैसी रहती है हमारी, सेम रहती है, ठीक है। नेक्स्ट आएगा चेंजिंग स्पीड। चेंजिंग यानी परिवर्ती चाल, जब स्पीड में चेंज आता है, ठीक है। व्हेन स्पीड चेंज विद टाइम इट इज कॉल्ड चेंजिंग स्पीड। जब चाल जो है समय के साथ कैसी होती है, बदलती रहती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, परिवर्ती चाल कहते हैं। एग्जाम्पल ले लो इसमें, राइडिंग अ बाइक ऑन रोड विद स्लोप्स एंड स्टॉप्स। देखिए सड़क पर बाइक चलाना, देखिए जहाँ पे स्लोप आ रहा है, ठीक है, वहाँ पे क्या होगा, स्लोप आ रहा है, ऐसे जो नीचे को स्लोप आता है तो नीचे को उतर रही है बाइक, और तो क्या होता है,
बाइक जो है स्लोप पे कैसे होता है, उतरती हुई कैसे जाती है, ठीक है। तो एग्जांपल आप यहाँ पे बाइक का ले सकते हो और वहाँ पे क्रूज जो रोड पे कार चलती है, ठीक है। अब बात करते हैं एवरेज स्पीड औसत चाल की। तो एवरेज स्पीड कौन सी हमारी होती है, देखो औसत चाल जो है कुल दूरी बटा कुल समय, ठीक है। टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ठीक है। याद रखना आपने, जितना टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया आपने डिवाइडेड बाय टोटल जितना उसको ट्रैवल करने में टोटल टाइम लगा। तो ये क्या बताता हमारा एवरेज स्पीड, ठीक है, एवरेज स्पीड। देखो जो मैंने आपको ऊपर ये टाइप बताया इसके, चेंजिंग स्पीड एंड और क्या बताया था, कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। कांस्टेंट स्पीड में आपने याद रखना है, इसको आप यूनिफॉर्म स्पीड भी बोलते हो, यूनिफॉर्म जब कोई चेंज नहीं आता, यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। यूनिफॉर्म स्पीड भी इसी को बोला जाता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करा इक्वल टाइम, जब वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है, मतलब कोई चेंज नहीं आया आपकी स्पीड में, ठीक है। देखो आप ट्रेन को देखते होंगे, जैसे ट्रेन चलती है, ट्रेन पटरी पर जो है समान चाल से चलती है, सेम स्पीड से चलती है, क्या चलती है, ट्रेन पटरी पर सेम स्पीड से चलती है, तो वो क्या होगा, उसका कांस्टेंट स्पीड उसकी रहती है, ठीक है। और जो हमारा था चेंजिंग स्पीड, ठीक है, इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। यानी स्पीड जो है होती है जब वो ऑब्जेक्ट कवर, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंस, ठीक है। यानी जब समान समय में अलग अलग दूरी तय होती है, देखो टाइम से सेम है बट दूरी कैसी हो रही है, दूरी अलग अलग हो रही है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। जैसे आपने देखा होगा बस जा रही है, अब ट्रैफिक, अगर बस जो है ट्रैफिक में जाती है तो उसकी स्पीड कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर खाली रोड पे है तो स्पीड कैसी रहेगी, वो तेज चलती है। बट जो मैंने ट्रेन की स्पीड बताई वो कैसी रहती है, कांस्टेंट रहती है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ गया था हमारा एवरेज स्पीड, ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये याद रहेगा, ठीक है। यानी जैसे मतलब जैसे एवरेज स्पीड अगर पूछा जाता है ना एग्जाम में, तो उसमें क्या होता है, उसमें हमेशा जो वेलोसिटी होती है स्पीड विद डायरेक्शन। जैसे एवरेज स्पीड की मैं बात करूँ, जो हमारा एवरेज स्पीड होता है इसको एग्जाम में पूछ भी सकते हैं, तो आपने याद रखना जितना टोटल डिस्टेंस है, ठीक है, टोटल डिस्टेंस कवर किया, तो वो जो है आप देखते हो ना कि जब हम जो है कोई ट्रैवल करते हैं तो वहाँ पे हमारा टोटल डिस्टेंस, हमने जितना टोटल डिस्टेंस लगा और टाइम जो टोटल लिया, तो उसी से हम एवरेज स्पीड को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है, ताक्षणिक चाल जिसको बोलते हैं, स्पीड एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी विशेष क्षण में, ठीक है, ये याद रखना है। यहाँ पे कोई पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम होगा, पर चाल को ताक्षणिक चाल कहते हैं, ठीक है, इंस्टेंट ऑफ टाइम, ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आएगा हमारा वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी यानी वेग जिसको बोला जाता है। तो वेलोसिटी जो होती है हमेशा जो स्पीड विद डायरेक्शन, जो चाल भी बताएगा प्लस दिशा भी बताएगा। वेलोसिटी स्पीड इन अ गिवन डायरेक्शन, वेग चाल और दिशा दोनों को बताता है। तो इतना याद रखना आपने कि वेलोसिटी हमेशा जो है चाल भी बताएगा, चाल प्लस दिशा, ठीक है, यानी स्पीड प्लस डायरेक्शन, ठीक है। मान लो अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है, मान लो अगर डायरेक्शन हमारी चेंज हो रही है तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है, चाहे स्पीड सेम हो चाहे जो भी रहे, अगर डायरेक्शन चेंज हो रही तो वेलोसिटी भी चेंज आएगी, ठीक है। अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वेलोसिटी भी क्या होगी, चेंज होगी, चाहे स्पीड सेम रहे वेलोसिटी भी क्या होगी, चेंज होती है, ठीक है। इसमें जो है क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहले वेलोसिटी हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है, ये मैंने बता दिया, वेग में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, ठीक है। इसमें जो है वेग में जो परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों ही है। ऑब्जेक्ट हैविंग सेम स्पीड बट डिफरेंट डायरेक्शन हैव डिफरेंट वेलोसिटी, समान चाल, देखो समान चाल हो सकती है, मैंने आपको बोला अगर स्पीड
सेम भी है, कांस्टेंट भी है, लेकिन दिशा जो है कैसी है हमारी, अलग दिशा होने पर क्या होगा, वेलोसिटी में भी चेंज आता है, वेलोसिटी भी अलग होगी। ठीक है, सेम स्पीड होने के बावजूद भी अगर डायरेक्शन डिफरेंट है तो वेलोसिटी भी कैसी होगी, डिफरेंट रहेगी। ठीक है, एग्जाम्पल ले लो इसमें, टू ट्रेन्स मूविंग विद सेम स्पीड इन अपोजिट डायरेक्शन। अब देखो दो ट्रेन जा रही है, एक ट्रेन इधर जा रही है, एक इधर जा रही है। ठीक है, टू ट्रेन मूविंग विद सेम स्पीड, स्पीड दोनों की क्या है, सेम है, इसकी भी स्पीड सेम है, और जा कहाँ रही है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। तो क्या होगा इसमें, अगर जो है उसकी क्या बदल रही है, उसकी दिशा बदल रही है ना, एक की दिशा इधर है, एक की दिशा इधर है, तो इसका मतलब क्या है, इसमें जो है वेलोसिटी में भी चेंज आएगा, वेग में क्या आएगा, चेंज आएगा। ठीक है, तो कार, जैसे एग्जांपल और ले लो, जैसे कार का ले लो, कार मूविंग इन सर्कुलर ट्रैक। ठीक है, यानी वृत्ताकार ट्रैक में जो है कार जो मूव कर रही है, तो स्पीड कैसी रहेगी, स्पीड सेम रहेगी। ठीक है, स्पीड सेम रहेगी, डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन चेंज होगी, डायरेक्शन चेंज होगी ना, मान लो इधर को जा रही, फिर इधर को, डायरेक्शन चेंज होगी। देन जो अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है, ठीक है, मैंने बोला स्पीड कांस्टेंट हो सकती है, डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वेलोसिटी भी क्या होगी, चेंज होगी। इतनी सी बात याद रखनी है, डायरेक्शन चेंज देन वेलोसिटी चेंज, स्पीड कांस्टेंट हो सकती है। ठीक है, एग्जाम्पल है, अ रेस कार ऑन सर्कुलर ट्रैक में हैव कांस्टेंट स्पीड बट चेंजिंग वेलोसिटी। ठीक है, वृत्ताकार पथ पर कार की चाल समान, लेकिन वेग जो है बदलता रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सलरेशन यानी त्वरण की। एक्सलरेशन इज द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ठीक है, यानी एक्सलरेशन क्या होता है हमारा, प्रति समय वेग में परिवर्तन को क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। त्वरण यानी एक्सलरेशन क्या होगा हमारा, वेग में जितना परिवर्तन हो रहा है, वेग में परिवर्तन यानी वेलोसिटी में जितना परिवर्तन हो रहा है उसको डिवाइड करेंगे जितना उसने टाइम लिया है, लिया गया समय, ये चीज़ याद रखना है इसमें। ठीक है, त्वरण यानी एक्सलरेशन, यानी वेग में परिवर्तन, वेलोसिटी में जितना परिवर्तन आएगा और लिया गया समय। अब देखो वेलोसिटी में परिवर्तन, वेग परिवर्तन क्या हो सकता है, दिया है यहाँ पे, एक्सलरेशन फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। यानी एक्सलरेशन हमारा क्या बोलता है, ये बोलता है जो फाइनल वेलोसिटी होगी हमारी, फाइनल वेलोसिटी जिसको हम v से डिनोट करते हैं। ठीक है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी जिसको हम u से डिनोट करते हैं, डिवाइडेड बाय जो है टोटल टाइम। तो इसको आप लिख सकते हो एक्सलरेशन को v माइनस यू अपॉन टाइम। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी टोटल डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे बताऊँ आपको वेलोसिटी चेंज, वेलोसिटी परिवर्तन, ठीक है, चेंज लिख देते हैं, वेलोसिटी चेंज। तो अब यहाँ देखो शुरू में जो प्रारंभिक उसकी क्या रहेगी, प्रारंभिक उसकी वेलोसिटी रहेगी, उसको u से डिनोट करते हैं, प्रारंभिक वेग। ठीक है, प्रारंभिक जो इनिशियल वेलोसिटी होगी, और अंतिम वेग जो होता है उसको हम v से डिनोट करते हैं, यानी फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेग लिख देती है यहाँ पे। ठीक है, फाइनल वेग। तो देखो इसमें क्या होगा, जैसे शुरू में मान लो यहाँ पे शुरू में मेरा वेग कितना था, वेलोसिटी कितनी थी, मान लो 50 किलोमीटर, मान लो प्लस 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ पे लास्ट में मेरा कितना हो गया, 100 किलोमीटर प्रति आवर। देखो इनिशियल वेलोसिटी क्या थी मेरी 50 थी, और फाइनल वेलोसिटी क्या है 100, तो क्या होगी, डिफरेंट होगी, तो ये डिफरेंट है। तो इसी को बोलते हैं हम, तो हम जब भी एक्सलरेशन को कैलकुलेट करते हैं तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी टोटल डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, ये हमारी क्या रहती है, एक्सलरेशन रहता है। ठीक है, यानी एक वस्तु का वेग जो है प्रारंभिक वेग u से और t समय में बदलकर v हो जाता है। देखो t टाइम में, देखो प्रारंभिक क्या था, u था, प्रारंभिक u से बदलकर वो किस में कन्वर्ट हो गया, फाइनल वेलोसिटी v में चेंज हो जाता है। ठीक है, अब इसमें देखो अगर जो एक्सलरेशन जो है मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन में है, ठीक है, अगर एक्सलरेशन जो वेलोसिटी की डायरेक्शन में होता है तो इसमें जो है पॉजिटिव रहता है ये। ठीक है, बट अगर वेग के, अगर डिस्टेंस, अगर स्पीड क्या बोलते हैं, वेलोसिटी के अपोजिट है, वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में है तो हमेशा क्या रहेगा, ये नेगेटिव रहता है। ठीक है, इतनी सी चीज याद रखनी है। एसआई यूनिट ऑफ एक्सलरेशन क्या रहने वाला, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, त्वरण की एसआई इकाई प्रति सेकंड वर्ग है।
पॉजिटिव एक्सलरेशन मीन्स वेलोसिटी इंक्रीज, ठीक है। पॉजिटिव एक्सलरेशन कब होगा, जब जो है वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। धनात्मक त्वरण कब होगा, जब वेलोसिटी इंक्रीज होगी। और नेगेटिव एक्सलरेशन कब होगा, रिटार्डेशन बोलते हैं इसको, ये भी पूछा जा सकता है। नेगेटिव एक्सलरेशन यानी रिटार्डेशन कब होगा, जब वेलोसिटी डिक्रीज होगी, ठीक है। कब ये रिटार्डेशन आएगा, जब जो है वेग जो है वेलोसिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है, डिक्रीज वेलोसिटी, ये चीज़ याद रखनी है। देन नेक्स्ट आता हमारा फ्री फॉल जो है, अच्छा हमने आपको ये बताया ना नेगेटिव और पॉजिटिव, यहाँ पे जीरो भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे आप एक और ऐड कर लेना, जीरो एक्सलरेशन। अब जीरो एक्सलरेशन का देखो, पॉजिटिव एक्सलरेशन मैंने बोला जब आपका वेलोसिटी बढ़ेगा, ठीक है। और नेगेटिव कब होगा, जब वेलोसिटी डिक्रीज होगा। तो जीरो एक्सलरेशन कब होगा, जीरो एक्सलरेशन होगा जब कांस्टेंट वेलोसिटी रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, कांस्टेंट वेलोसिटी। ऐसा भी तो हो सकता है आपकी इनिशियल वेलोसिटी भी कितनी थी, 20 थी, फाइनल वेलोसिटी भी 20 हो सकती है, तो कांस्टेंट क्या रहेगा हमारी, जीरो एक्सलरेशन उसको बोलते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी जब होती है, ठीक है। शून्य त्वरण कब होगा, जब वेग जो है समान रहेगा। जैसे एग्जाम्पल इसमें ले लेते हैं, इसका ले लेते हैं एक एग्जांपल पॉजिटिव का, है ना। पॉजिटिव नहीं दिया था ना इसमें भी, वेलोसिटी जब इंक्रीज होगी, देखो बस स्टार्टिंग फ्रॉम स्टॉप, ठीक है। तो पॉजिटिव, जब बस जो है स्टार्टिंग से जो है क्या करती है, स्टार्टिंग फ्रॉम स्टॉप, ठीक है। जब वो स्टार्ट करती है स्टार्टिंग फ्रॉम स्टॉप, तो पॉजिटिव एक्सलरेशन में, और जब बस स्टॉप करती है तो नेगेटिव एक्सलरेशन में होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं फ्री फॉल, मुक्त पतन, ये भी इंपॉर्टेंट है वैसे। अब फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट इज वन विच मूव्स ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। जो वस्तु केवल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिरती है वह मुक्त पतन में होती है, ठीक है। यानी जब भी कोई वस्तु केवल गुरुत्वाकर्षण के कारण गिरती है, सिर्फ और सिर्फ किसके कारण गिर रही है, ड्यू टू ग्रेविटी वो गिर रही है। कोई भी वस्तु जब ग्रेविटी के कारण गिरती है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्री फॉल उसको कहा जाता है। यानी एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वल्स टू जी, ठीक है। द एक्सलरेशन ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज डाउनवर्ड। मुक्त पतन में त्वरण हमेशा नीचे की ओर लगता है। जब भी क्या बोलते हैं आपका, क्या बोलते हैं, मुक्त पतन होगा, फ्री फॉल होगा, तो एक्सलरेशन कैसे होगा, एक्सलरेशन जो है हमेशा जो है नीचे की ओर आएगा, नीचे की ओर, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है। और गुरुत्वीय त्वरण एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या बोलते हैं हम इसको, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वल्स टू जी। यानी त्वरण, जो त्वरण होता है हमारा, गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है हमारा, जी से डिनोट करते हैं। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, इस जी की वैल्यू होती है हमारी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये चीज़ याद रखनी, ठीक है। हमें पूछा जाता है ना कि जो गुरुत्वीय एक्सलरेशन हमारा, वैल्यू ऑफ जी क्या रहती है उसमें, तो 9 पॉइंट यहाँ लिख देती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब देखो एग्जाम्पल इसमें मान लो जैसे कोई पत्थर फेंक रहा है, तो पत्थर फेंकेगा तो वो नीचे की ओर ही गिरेगा ना, तो वो ड्यू टू ग्रेविटी नीचे गिरता है। ऊपर या नीचे फेंकी, अगर आप बॉल ऊपर को फेंक रहे हो तो ऊपर फेंकोगे तो वो नीचे की ओर ही आएगी, वो भी ड्यू टू ग्रेविटी आती है। तो इसमें जो है हमेशा एक्सलरेशन ऑलवेज किस में लगेगा, डाउनवर्ड, ठीक है। एक्सलरेशन ऑलवेज किस में होगा, ऑलवेज डाउनवर्ड, नीचे की ओर जो है लगेगा एक्सलरेशन, ठीक है। और वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट, वेलोसिटी हमेशा इसमें क्या रहने वाली है, मुक्त पतन में वेलोसिटी हमेशा क्या रहने वाली है, वेलोसिटी जो है एट मतलब मैक्सिमम हाइट पे, अगर मैक्सिमम हाइट की बात करूं तो वहाँ पे हमेशा कितनी रहेगी, जीरो रहेगी, ठीक है। अधिकतम ऊंचाई पर वेग हमेशा शून्य रहेगा, ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। टाइम ऑफ असेंट इसमें होता है इक्वल्स टू टाइम ऑफ डिसेंट, ठीक है। क्लियर इतनी चीज़। द वैल्यू ऑफ एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये दे दिया। द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज विद इंक्रीज इन हाइट। अगर जो है देखो, अगर जी की वैल्यू जो है, ग्रेविटी डिक्रीज हो रही है तो इंक्रीज इन हाइट कहाँ पे, अगर हाइट बढ़ेगी, हाइट बढ़ी तो क्या हुआ, जी क्या होगा, जी का मान क्या होगा, घटेगा, जी की वैल्यू क्या होगी, घटेगी। जैसे ही हाइट बढ़ेगी तो ग्रेविटी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। एग्जाम्पल स्टोन, बॉल, ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड और डाउनवर्ड, पत्थर, गेंद ऊपर या नीचे फेंकी गई वस्तु, ठीक है।
इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो सकते हैं इसमें, फ्री फॉल में इंपॉर्टेंट पॉइंट है पाथ ऑफ मोशन इज सिमेट्रिकल, गति का पथ हमेशा कैसे होगा, सममित होगा, सिमेट्रिकल होगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट सेम हाइट इज सेम, समान ऊंचाई पर वेग का परिमाण जो है समान रहता है, ठीक है। अगर जो है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी से अगर सेम हाइट है तो मैग्नीट्यूड कैसा रहने वाला है, हमारा परिमाण जो समान रहता है समान ऊंचाई पर। वेलोसिटी बिकम्स जीरो एट मैक्सिमम हाइट, ये बात मैंने आपको बता दी, जब अगर मैक्सिमम हाइट पे वेग क्या रहने वाला है, शून्य रहने वाला है, ठीक है। टाइम टेकन टू गो अप इक्वल्स टाइम टेकन टू कम डाउन, ठीक है। ये चीज़ भी मैंने आपको बता दी, टाइम ऑफ असेंट इक्वल्स टू टाइम ऑफ डिसेंट, ठीक है। ऊपर जाने का समय, जो ऊपर जाने का समय है वो नीचे आने के समय के बराबर होता है, इसको हम ये लिख सकते हैं, टाइम ऑफ असेंट इक्वल्स टू टाइम ऑफ डिसेंट, ठीक है। असेंट का मतलब क्या है, ऊपर जाने का समय, ऊपर जाने का समय किसके इक्वल रहने वाला है, नीचे आने के समय के बराबर का समय, समझ गए, ठीक है, क्लियर इतनी सी चीज। अब बात करेंगे हम इक्वेशन ऑफ मोशन की, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन जो होता है वो क्या रहता है, देखो इक्वेशन ऑफ मोशन जो होता है ना, ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, जब सीधी रेखा में गति होती है, मान लो आपकी स्ट्रेट लाइन में जो है गति हो रही है, ऐसे सीधी लाइन में जो है गति हो रही है, स्पीड जो है सीधी लाइन में हो रही है, तो उस टाइम जो हम जो है क्या बोलते हैं, कौन सी जो हम इक्वेशन यूज़ करते हैं, तो वो करती है वेलोसिटी इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सलरेशन इनटू टाइम, ठीक है। यानी अंतिम वेग जो होता है हमारा, फाइनल वेलोसिटी इक्वल्स टू जो प्रारंभिक वेग, यू को हम क्या बोलते हैं, इनिशियल वेलोसिटी, त्वरण होता हमारा एक्सलरेशन, और टी होता हमारा टाइम, ठीक है। यानी u प्लस ए टी, ये इक्वेशन हम यूज़ करते हैं। अब ये इक्वेशन क्यों यूज़ करते हैं, इसको हम यूज़ करते हैं जब यूज टू फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। अगर हमें इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सलरेशन पता है, टाइम पता है, तो हम फाइनल वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो याद रखना आपने, फाइनल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए जब ऑब्जेक्ट जो है स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ठीक है। और u प्लस ए टी का v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ठीक है। जहाँ पे हमारी होगी फाइनल वेलोसिटी, और e हमारी रहती है इनिशियल वेलोसिटी, और a हमारा रहता है एक्सलरेशन, और t हमारा है टाइम, ठीक है। ऐसे हम इसको फाइंड करते हैं। नेक्स्ट इसमें स्ट्रेट लाइन में ही जब जा रही है, जब हमारी इक्वेशन जो है मोशन, जब भी मोशन जो है स्ट्रेट लाइन में लग रहा है, मोशन किस में हो रहा है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब सेकंड इक्वेशन क्या होगी, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। यानी यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको हम फाइंड करते, जब यूज टू फाइंड हमें क्या करना होता है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना होता है, ठीक है। इस s को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट, लिख लो इसको, इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट हम फाइंड करते हैं जब u इंटू टी, इनिशियल वेलोसिटी हमें पता होगी, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय टाइम, ठीक है, यू टी हो गया, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ किसका करना है, एक्सलरेशन मल्टीप्लाई बाय टाइम का स्क्वायर, इसका आप हाफ करोगे, एक्सलरेशन मल्टीप्लाई बाय टाइम का स्क्वायर, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट यूज फाइंड करने के लिए। देन इसमें आएगा वी स्क्वायर, थर्ड इक्वेशन इसमें आएगी जब मोशन स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए सी। अब वी का मतलब क्या, मैंने आपको बोला फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर, यू का मतलब इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, प्लस टू ए एस, टू का मतलब डबल करना है, ए गुना एस, ए का मतलब हो गया एक्सलरेशन, ठीक है, मल्टीप्लाई एस का मतलब हो गया डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसको हम यूज़ करते हैं किसके लिए, जब हमें टाइम, देखो इसमें टाइम का ही टी दिख रहा है आपको, तो ये कब यूज़ कर सकते हैं हम, व्हेन टाइम इज नॉट गिवन, जब हमें टाइम नहीं दिया गया हो तब हम ये वाली इक्वेशन यूज़ करते हैं। देखो यहाँ से मैं फाइनल वेलोसिटी फाइंड कर लूँगी, और वहाँ से फाइनल वेलोसिटी अगर हमें पता है तो हम देखो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी प्लस ए इंटू टाइम। देखो इनिशियल वेलोसिटी आती ही होगी, फाइनल मैंने फाइंड कर ली, तो यहाँ फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू मैं पुट करके, जैसे मान लो फाइनल वेलोसिटी 20 आ गई मेरी, और यू मेरा 10 है मान लो, और ए एक्सलरेशन यहाँ पे गिवन होगा, जब मैं इस इक्वेशन की बात करी तो एक्सलरेशन मान लो कुछ भी होता है 5, तो टाइम यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 20 माइनस 10 इक्वल्स टू 5 इंटू टी, तो ये हो जाएगा 10 इक्वल्स टू 5 इंटू टी, 5 2 ज़ा 10, तो टाइम कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है।
ये हम तब ये क्वेश्चन तब करते हैं जब हमें टाइम गिवन नहीं होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें, नेक्स्ट जो इक्वेशन क्या बनेगी, ऑब्जेक्ट मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड, जब ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर डाउनवर्ड की ओर जो है मूव करता है, ठीक है। तो इसमें कौन सी जो इक्वेशन यूज की जाती है डाउनवर्ड के लिए। देखो इसमें दी गई है v इक्वल्स टू यू प्लस जी टी, ठीक है, u प्लस जी टी। तो u प्लस जी टी का मतलब क्या है, v हमारी क्या है फाइनल वेलोसिटी है, u क्या है हमारा इनिशियल वेलोसिटी है, g क्या हमारा ग्रेविटी है और ये क्या हमारा टाइम है, ठीक है। ये इसमें दिया गया। सेकंड इक्वेशन इसमें h यानी हाइट अगर निकालनी होगी तो इनिशियल वेलोसिटी इंटू टाइम प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ इंटू ग्रेविटी इंटू टी का स्क्वायर करना है, ठीक है। देन एक इक्वेशन में इसमें देखो जब टाइम नहीं गिवन होगा, ये टाइम नहीं गिवन के लिए है हमारी, इसमें ग्रेविटी भी आ गई, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू, यानी इनिशियल वेलोसिटी का फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2gh, ठीक है, इतनी याद रखनी है। नेक्स्ट इसमें सी आएगा, ऑब्जेक्ट मूविंग वर्टिकली अपवर्ड, जब अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है, ऊपर की ओर जाता है, तो फाइनल वेलोसिटी इक्वल्स टू यू माइनस जी टी, ठीक है, इसमें माइनस हो जाएगा ये, और हाइट फाइंड करनी है यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, सेम यही है देखो, बट यहाँ पे जो है फर्क कितना है कि ये जो है माइनस में चल रहा है, ठीक है, और यहाँ पे क्योंकि डाउनवर्ड आ रहा है नीचे की ओर तो माइनस हो जाएगी, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, ठीक है। इसको ज़्यादा करने की जरूरत नहीं, वैसे नहीं पूछा, डायरेक्ट इक्वेशन पूछ सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन में कौन सी इक्वेशन होती है, अपवर्ड में कौन सी होती है, डाउनवर्ड में कौन सी होती है। देन आएगा हमारा इंस्टेनियस एक्सलरेशन, ताक्षणिक त्वरण जिसको बोलते हैं। तो इंस्टेंटेनियस एक्सलरेशन इज एक्सलरेशन एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी विशेष क्षण पर त्वरण को ताक्षणिक त्वरण कहा जाता है, मतलब किसी विशेष पर, एक्सलरेशन एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, ठीक है, पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो इसमें जो है होता हमारा जो हमारा क्या बोलते हैं इसको, इंस्टेंटेनियस एक्सलरेशन क्या रहता हमारा, ए इक्वल्स टू, इसमें लिमिट आ जाती है, लिमिट t टेंस टू जीरो लिमिट, यानी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, ये हमारी इसमें इक्वेशन रहती है इंस्टेंटेनियस एक्सलरेशन में, ठीक है। नेक्स्ट इसमें एक्सलरेशन इज जीरो व्हेन स्लोप इज कांस्टेंट, एक्सलरेशन जीरो कब रहेगा, जब स्लोप क्या रहेगा हमारा कांस्टेंट रहने वाला है, ढाल स्थिर होने पर त्वरण शून्य हो जाता है। देन एक्सलरेशन इज पॉजिटिव फॉर कनकेव कर्व, ठीक है, ऊपर की ओर कनकेव अप की बात हुई है, जब भी ऊपर की ओर वक्र होने पर क्या होता है, एक्सलरेशन हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा ऊपर की ओर, ठीक है। और एक्सलरेशन नेगेटिव कब रहेगा, कनकेव डाउन कर्व, जब भी डाउन कर्व होगा, नीचे की ओर कर्व होगा, देखो ये हमें सिलेबस में हमें ग्राफ जो बताया, डाउन कर्व होगा तो त्वरण कैसा रहेगा, नेगेटिव रहने वाला है, ठीक है, और यहाँ पे ऊपर की ओर था पॉजिटिव, ठीक है। नेक्स्ट आएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, लास्ट है शायद हमारा इस टॉपिक का, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, समान वृत्तीय गति। तो इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड, ठीक है, यानी जब समान वृत्तीय गति में, ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है, समान वृत्तीय गति, तो वस्तु कैसी रहेगी, ऑब्जेक्ट जो है मूव करेगा वृत्ताकार पथ पर समान चाल से, स्पीड कैसी रहेगी, समान रहेगी, सेम रहेगी। ये चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ अभी पहले कि जब ट्रैक पे कोई कार चल रही है तो स्पीड कैसे रहेगी, ट्रैक पे स्पीड जो हमारी सेम रहेगी, उसमें जो है वेलोसिटी में चेंज आएगा और टाइम में चेंज आएगा, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज कॉन्टिन्यूसली, वेग की दिशा लगातार बदलती रहती है, ठीक है, ये बात भी हम कर चुके हैं कि डायरेक्शन जो है चेंज होगी कॉन्टिन्यूसली, ठीक है, और एक्सलरेशन इसमें प्रोड्यूस होता है, ठीक है, इसलिए इसमें एक्सलरेशन प्रोड्यूस होता है, लिखा है हैंस एक्सलरेशन इज प्रोड्यूस, त्वरण उत्पन्न होता है। देन इसमें बात की है, दिस एक्सलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर एंड इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन। देखो जब भी टुवर्ड्स, जब सेंटर की ओर जो है कोई चीज़ सेंटर की ओर मूव करती है टुवर्ड्स सेंटर, तो उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स उसमें लगती है, ये चीज़ हम बोल चुके हैं पहले भी कि जब जो है क्या बोलते हैं, जब जो वॉशिंग मशीन में जो देखो सेंटर की ओर आती है ना चीज़, वॉशिंग मशीन में हम सेंट्रीपिटल फोर्स ही उसमें लगती है, तो यह त्वरण केंद्र की ओर होता है और अभिकेंद्रीय त्वरण कहलाता है, क्या कहलाता है, सेंट्रीपिटल त्वरण कहलाता है, ठीक है। सीलिंग फैन देखा होगा आपने, जो जैसे मान लो
कोई पंखा चला हुआ है, ठीक है, अगर सीलिंग फैन जो अगर पंखा चला हुआ तो वो कैसे मूव कर रहा है, तो वो भी उसमें भी अभिकेंद्रीय त्वरण लगता है, यानी सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन लगता है। या फिर डोरी से बांधा गया पत्थर, एक डोरी में आपने पत्थर बांध दिया और उसको ऐसे करते तो वो भी कैसे आएगा, सेंटर की ओर आता रहेगा, ऐसे जाएगा फिर वापस सेंटर की ओर आएगा, आता रहेगा, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, वो भी इसमें एग्जाम्पल ले सकते हो। मोशन ऑफ ए फैन ब्लेड स्टोन टाइड टू अ स्ट्रिंग, ये दिया, पंख के पंख और डोरी से बंधा पत्थर, इसमें एग्जाम्पल ले सकते हो, ठीक है। तो यही था हमारा टॉपिक जो है मोशन में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था हमें पता करना था, डिस्टेंस के बारे में, डिस्प्लेसमेंट के बारे में, एक्सलरेशन के बारे में, और क्या बोला था उन्होंने, ग्राफ्स ऑफ मोशन के जो ग्राफ्स, ये चीज़ें हमें पूछी गई थी, तो ये हमने कवर कर लिया। अब कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन भी कर लेते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोशन अकर्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स, गति तब होती है जब वस्तु बदलती है। वस्तु क्या बदलती है, आकार बदलती है, रंग बदलती है, स्थिति या फिर द्रव्यमान। तो देखो मोशन में कोई चीज़ तब होती है जब पोजीशन चेंज होती है, ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रेफरेंस पॉइंट, कौन संदर्भ बिंदु हो सकता है। क्या चलती बस संदर्भ बिंदु हो सकता है, 2 में चलती बस संदर्भ बिंदु नहीं हो सकता, उससे तो हम पता करते हैं कि यहाँ से कोई चीज़ गई है वहाँ, संदर्भ रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। रोड साइन, देखो सड़क पर संकेतक, रोड साइड हमारा क्या है, जो रोड साइन होता है वो एक संकेतक होता है, हमारा रेफरेंस पॉइंट हो सकता है। उड़ता पक्षी नहीं हो सकता, हवा नहीं हो सकती, तो ये ऑप्शन बी। थर्ड क्वेश्चन है, डिस्टेंसेस, दूरी होती है वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दिस। तो दूरी क्या रहती है हमारी, वो रहती है हमारी स्केलर क्वांटिटी। देखो डिस्टेंस में मैंने आपको बोला था, इसमें देखो डिस्टेंस में जो है सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, परिमाण होता है, इसमें जो है डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक है। डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं होती है तो हमें उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं होती, नो डायरेक्शन, ठीक है। जब डायरेक्शन नहीं होगी तो कैसी होती है मेरी स्केलर वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है, वो होती है जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी दोनों होती है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, वो होता है हमारी वेक्टर क्वांटिटी। बट डिस्टेंस में देखो डायरेक्शन नहीं होती, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, तो ये क्या हमारी स्केलर क्वांटिटी, इसको हम बोलते हैं, ठीक है। देन बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट है विस्थापन में होता है, तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, देखो मैग्नीट्यूड तो होता है डिस्प्लेसमेंट में, डायरेक्शन भी होती है, तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ इसमें आएगा, ठीक है, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है, इसका आएगा ऑप्शन सी। याद रखना आपने, डिस्टेंस जो हमारा क्या है स्केलर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट क्या हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। देन आएगा एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज, स्पीड की ऐसा यूनिट क्या रहेगी, किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकंड, मीटर पर मिनट, सेंटीमीटर पर सेकंड, तो रहती है हमारी मीटर पर सेकंड। मैंने आपको बोला था कि किलोमीटर प्रति घंटा भी हो सकता है, बट इसको हम किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं, आवर को सेकंड में, तो ऐसा यूनिट इसकी मीटर पर सेकंड ही रहती है, ठीक है, इतना याद रखना आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीड इज डिफाइंड है, चाल की परिभाषा क्या है। तो चाल की परिभाषा क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटा समय, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, औसत चाल किसके बराबर होती है, तो औसत चाल होती है मतलब जिसमें टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ठीक है, तो किस में टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीड एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट इज कॉल्ड, किसी विशेष क्षण पर चाल क्या कहलाती है। अगर पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हम चाल को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है, ताक्षणिक चाल उसको बोला जाता है। वेलोसिटी इज डिफरेंट फ्रॉम स्पीड बिकॉज इट हैज, वेग चाल से भिन्न होती है क्योंकि इसमें देखो वेलोसिटी जो है स्पीड से डिफरेंट रहती है, क्योंकि इसमें जो डायरेक्शन किसके कारण चेंज होती है, वेलोसिटी स्पीड के अकॉर्डिंग जो है अलग क्यों होती है, ड्यू टू डायरेक्शन के कारण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू ऑब्जेक्ट्स मूविंग विद सेम स्पीड बट ऑपोजिट डायरेक्शन। अब देखो दो चीजें एक इस डायरेक्शन में जा रही है, एक इस सेम, देखो स्पीड क्या है हमारी सेम है, स्पीड क्या है सेम है, बट चीजें कहाँ जा रही ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या इसमें क्या होगा, ठीक है, क्या सेम वेलोसिटी होगी, नहीं, जीरो वेलोसिटी भी नहीं होगी, डिफरेंट वेलोसिटी दोनों की क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी, अलग अलग वेग दोनों का रहेगा। स्पीड सेम हो सकता है, वेलोसिटी कैसी रहेगी, डिफरेंट रहेगी जब अपोजिट डायरेक्शन में कोई चीज़ जाती है। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम कॉल्ड, प्रति समय वेग परिवर्तन कहलाता है, जब भी जो है
वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ठीक है, वेलोसिटी अपॉन टाइम की बात हो रही तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी अपॉन टाइम हमेशा होता है हमारा एक्सलरेशन। और वेलोसिटी हम ये भी कर सकते हैं कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी हमें फाइनल वेलोसिटी बताती है। नेक्स्ट है एसआई यूनिट ऑफ एक्सलरेशन, त्वरण की एसआई यूनिट क्या है, तो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वेलोसिटी डिक्रीज व्हेन विद टाइम एक्सलरेशन इज, जब जो है वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी डिक्रीज होगी किसके साथ, विद टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है। जब वेलोसिटी चेंज होती तो क्या होता है इसमें, तो एक्सलरेशन कैसा होगा, नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, तो एक्सलरेशन हमेशा कैसा रहेगा, नेगेटिव होगा जब वेलोसिटी जो है डिक्रीज हो रही है, ठीक है। और जब वेलोसिटी इंक्रीज होगी विद टाइम तो क्या होगा, एक्सलरेशन भी इंक्रीज होता है, ठीक है। अच्छा, तो आंसर इसका क्या आएगा, नेगेटिव, यानी ऑप्शन सी इसका आंसर रहने वाला है। 13 का आएगा ऑप्शन सी। 14 है रिटार्डेशन मीन्स, मंदन का अर्थ क्या होता है, रिटार्डेशन का अर्थ क्या होता है, इंक्रीज इन स्पीड, डिक्रीज इन स्पीड, कांस्टेंट स्पीड या फिर नो मोशन। तो रिटार्डेशन का मतलब होता है जब चाल स्पीड क्या होती है, डिक्रीज होती, चाल जो है घटती है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, मुक्त पतन में वस्तु प्रभावित होती है, अगर मुक्त पतन हो रहा है, फ्रीली फॉलिंग हो रहा है, तो उसमें वस्तु प्रभावित होती है, घर्षण, हवा, ग्रेविटी या फिर मैग्नेट। तो क्या होता है उसमें, केवल और केवल ग्रेविटी की बात की थी मैंने, आपने सिर्फ और ग्रेविटी के कारण जो मुक्त पतन होता है, चीजें नीचे की ओर जो है आती है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट डायरेक्शन ऑफ एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण की दिशा होती है, ठीक है। एक्सलरेशन की डायरेक्शन जो है ड्यू टू ग्रेविटी, तो ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा एक्सलरेशन की डायरेक्शन क्या रहेगी, डाउनवर्ड रहती है, नीचे की ओर रहती है, डाउनवर्ड, ठीक है, नीचे की ओर, ठीक है। तो ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ, तो ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। जी की वैल्यू मैं आपको बहुत बार क्वेश्चन भी करवा चुकी हूँ, ये रिपीटेड क्वेश्चन है तब ये बार बार पूछा जा रहा है आपसे। नेक्स्ट है वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट मैक्सिमम हाइट, अधिकतम ऊंचाई पर वस्तु का वेग कितना होता है। अब जब भी अधिकतम ऊंचाई पर कोई वस्तु जाएगी तो उसका जो है उसका वेग, वेलोसिटी क्या रहेगी, हाई हाई मतलब मोस्ट हाइट पे जब मैंने आपको बात की तो मैंने बोलता उसकी जो है वेलोसिटी क्या रहने वाली, 0 रहने वाली है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारा है टाइम टेकन टू गो अपवर्ड इज, ऊपर जाने का समय होता है मोर देन कमिंग डाउन, लेस देन कमिंग डाउन, इक्वल टू कमिंग डाउन या फिर डबल, तो रहता हमेशा, मैंने आपको बोला था कि टाइम ऑफ एसेंट इक्वल्स टू डिसेंट, ठीक है। तो इसमें आना था इक्वल टू कमिंग डाउन, नीचे की ओर आने के समय के बराबर वो होता है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, मोशन विद कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड, वृत्तीय पथ पर समान चाल से, देखो मैंने आपको बोला था जब वृत्तीय पथ पर जो एक सर्कुलर ट्रैक पे जो है जब भी कोई वस्तु चल रही होती है तो समान चाल से गति कहलाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या फिर उसको बोलते हैं रैंडम मोशन, तो उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म, समान वृत्तीय गति उसको बोला जाता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो ये थे हमारे कुछ 20 क्वेश्चन किए हमने, चैप्टर था हमारा चैप्टर 8 था 9th क्लास की एनसीईआरटी का मोशन, तो ये हमारा आज यहीं पे कवर होता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, आपको हेल्प मिल रही होगी साइंस में, तो आप जो है प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको जो है बेनिफिशियल वीडियो लग रही है या नहीं लग रही है। तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।